तो फ्रेंड्स, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की पार्ट 5 की सेकेंड वीडियो। इससे पहले मैंने वीडियो पढ़ा था वायु प्रदूषण, और आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण। अंतरिक्ष के घोर अंधियारे में हमारा द्रव सम्मान ग्रह एक कोमल नीलम की तरह चमक रहा है। क्या चमक रहा है? कोमल नीलम की तरह चमक रहा है। इसके जैसा सौरमंडल में कुछ और भी नहीं है। ये सब जल के कारण है। काय के कारण है? ये सब जल के कारण है। जल वे अनिवार्य पदार्थ है। जल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। जल के बिना जीवन भी नहीं होता। हम जल को पर्याय गंभीरता से नहीं लेते। ये नलों के घुमाने पर बहने लगता है। हमसे अधिकतर लोग जब चाहते हैं नहा लेते हैं, जब चाहे तैर लेते हैं, या बागों को पानी दे लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की तरह जल उपलब्ध होने पर हम उसकी उपेक्षा करते हैं। हालांकि पृथ्वी का 31% भाग जल का है, पर हमारे उपयोग के लिए ताजे जल के रूप में इसका एक छोटा सा भाग ही उपलब्ध है। क्या है? 71% है वैसे पानी, बट हमारे उपयोग के लिए कितना यूज हो पाएगा? छोटा सा भाग ही उपलब्ध है। पृथ्वी पर प्राप्त जल का 97% समुद्रों में है, और इसका इतना खारा है कि सिंचाई के काम में भी नहीं किया जा सकता। समुद्र का पानी तो बहुत है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो खारा बहुत होता है समुद्र का पानी। बाकी 3% ताज़ा जल है। इसमें भी 2.99% ध्रुवों की बर्फ में ये हिमानियों के रूप में है। इस तरह पृथ्वी के कुल जल का केवल 0.3% ही हमें मिट्टी की नमी में भूजल वाष्प तथा झीलों, नदी नालों और नम भूमियों के रूप में उपलब्ध है। संक्षेप में, अगर हम पृथ्वी पर कुल जल 100 लीटर होता तो हमारे काम का ताज़ा जल केवल 3 लीटर आधा चम्मच होता। इस तरह जल एक बहुत कीमती संसाधन है। हमारी दुनिया की आगे की लड़ाइयाँ जल के लिए ही लड़ी जाएंगी। आज पृथ्वी पर उपलब्ध जल इस सदी के मध्य तक आज से 2 गुनी जनसंख्या के बीच बटेगा। भविष्य में ताज़ा जल जब और दुर्लभ होगा तो जल संसाधनों की उपलब्धि संसार के अनेक देशों के आर्थिक समृद्धि का निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण कारक बन जाएगी। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। नदी नालों, झीलों, दलदलों और कृत्रिम जलाशयों में मौजूद जल को ब्रज अथवा भूतल जल कहते हैं। जो जल रिसकर नीचे चला जाता है तथा मिट्टी और चट्टानों को सुराखों में भर जाता है, वे भूमिगत जल कहलाता है। रेत व कंकड़ के छिद्र में जलमय सतहों को जिनमें होकर भूमिगत जल नीचे जाता है जल भर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जल भर। अधिकांश जल भर वर्षा जल से अपने आप भर जाते हैं, जो मिट्टी और चट्टानों से होकर रिसता है। इस प्रकार को प्राकृतिक भरपाई कहते हैं। अगर कहीं पर निकासी की दर प्राकृतिक भरपाई की दर से अधिक हो तो वहाँ जल का स्तर कम हो जाएगा। जमीन पर छोड़ा जाने वाला कोई भी प्रदूषक जल भर में पहुँच जाता है, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। इससे आसपास के कुओं का जल प्रदूषित हो जाता है। भारत में जल की उपलब्धता। भारत में अधिकांश वर्षा मानसून में जून से सितंबर तक होती है। इसका कारण है मौसमी पवनें तथा जल और थल के बीच तापमान में अंतर। ये पवनें अलग अलग मौसमों में विपरीत दिशाओं में चलती हैं। वे गर्मी में आसपास के समुद्रों से भारत में आती हैं और जाड़ों में उपमहाद्वीप से समुद्रों की ओर चलती हैं। भारत में मानसून पर्याय काफ़ी स्थिर रहता है, पर उसमें भौगोलिक अंतर होते हैं। कुछ वर्ष बाद देश या कुछ भागों में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से हो सकता है। वर्षा काल हो सकता है समय से पहले ही समाप्त हो जाए। एक भाग की अपेक्षा दूसरे भाग में वर्षा अधिक से अधिक हो सकती है। इन सब बातों के कारण सूखे पड़ेंगे या बाढ़ें आएंगी। लेकिन भारत के जिन क्षेत्रों में मानसून काल में अच्छी वर्षा होती है, वहाँ भी भंडार की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में मानसून के बाद के काल में जल की कमी महसूस की जाती है। जब जल की गुणवत्ता या संरचना मानव कार्यों के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बदलते हैं, वे किसी काम को न रह जाए तो उसे प्रदूषित जल कहते हैं। प्रदूषक के
प्रदूषण के बिंदु स्रोत। प्रदूषण के किसी स्रोत को अगर आसानी से पहचान हो सके, क्योंकि वे सुनिश्चित होता है कि वे स्थान भी स्पष्ट होता है जहां वे जल में प्रवेश करता है, तो उसे बिंदु स्रोत कहा जाता है, जैसे नगरपालिका और उद्योगों के निकास में पाइप। प्रदूषण की किसी स्रोत की आसानी से पहचान न हो सके, जैसे कृषि का निकला जल, अम्लीय वर्षा आदि, तो उसे प्रदूषण का अबिंदु स्रोत कहते हैं। ये डायग्राम है। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? क्या क्या कारण हैं जल प्रदूषण के? सामान्य जल प्रदूषकों के अनेक श्रेणियां हैं। रोगजनक एजेंट, रोगाणु, ऑक्सीजन नष्ट करने वाले अपशिष्ट, पेड़ पौधों के कार्बनिक पोषक तत्व, जल में घुलनशील अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, निबलित कणों की तलछट। ये डायग्राम है। जल में घुलनशील रेडियो एक्टिव समस्थानिक और विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला गर्म जल। रोगकारक एजेंट। आम जल प्रदूषकों के अनेक श्रेणियां होती हैं। रोगों के कारक जैसे जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मी और परजीवी। कृत्रिम, जो घरेलू नलियों से तथा मानव और पशुओं के अशोधित अपशिष्ट के साथ जल में पहुंचते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। मानव में मल मूत्र के एस्चुरिचा कोली और एस्टोटॉक्सिफिलिसिस जैसे कोलिफॉर्म जीवाणु की भरमार है। ये जीवाणु आमतौर पर मानव शरीर की बड़ी आंत में बढ़ते हैं, जहां वे कुछ पाचन क्रियाओं और विटामिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कम संख्या में हो तो ये जीवाणु हानिकारक नहीं होते। जल में मलमूत्र की भारी मात्रा इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाती है, जिससे पेट और आंत के रोग होते हैं। मलमूत्र में पाए जाने वाले दूसरे हानिकारक जीवाणु भी पानी में थोड़ी संख्या में हो सकते हैं। इस तरह जल में अपशिष्ट जितने ही अधिक होंगे, उनसे रोग लगने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन कम करने वाले अपशिष्ट। ये जैविक अपशिष्ट हैं जो वायवीय ऑक्सीजन लेने वाले जीवाणुओं से विघटित हो जाते हैं। जीवाणुओं की बड़ी संख्या इन अपशिष्टों के विघटन के लिए जल में मौजूद ऑक्सीजन खा जाती है। इस प्रक्रिया में जल की गुणवत्ता गिरती है। जैविक पदार्थों की एक निश्चित मात्रा के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जल में ऑक्सीजन की ये मांग प्रदूषण के स्तर की सूचक होती है। अगर जल में काफ़ी अधिक अजैविक पदार्थ मिल जाए तो तमाम मौजूद ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। क्या होता है? अगर पानी में जैविक पदार्थ मिल जाए तो उसमें तमाम मौजूद ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। इसके कारण मछलियाँ तथा ऑक्सीजन पर निर्भर अन्य जलीय प्राणी मर जाते हैं। तब अवायवीय ऑक्सीजन न लेने वाले जीवाणु अपशिष्टों का विघटन करने लगते हैं। उनका अवारणीय श्वसन दुर्ग और खराब स्वाद वाले रसायन पैदा करता है, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अजैविक पादप पोषण। ये जलीय में घुलनशील नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं, जो शैवालों और अन्य पौधों की अत्यधिक वृद्धि कराते हैं। कई बार खेतों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाली इस अत्यधिक वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। इससे पानी के नल में जाम हो जाता है, पानी की गंध और स्वाद में बदलाव आता है और जैव पदार्थों का संचय होता है। इन जैव पदार्थों के विघटन के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है तथा मछलियों और अन्य जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमिगत जल प्रदूषण। तेल के रिसाव की घटनाएं जल्द ही चर्चा का विषय बन जाती हैं और संचार माध्यम अक्सर उन पर काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन मानव जीवन के लिए दूसरे कहीं बहुत अधिक खतरे पीने और सिंचाई के काम में आने वाले भूमिगत जल से संबंधित हैं। जहां भूमिगत जल आसानी से काम हो सकता है या प्रदूषित हो सकता है, वहां इसकी भरपाई बहुत धीमी है। इसलिए हमें विवेक के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। भूमिगत जल का प्रवाह धीमा और हलचल रहित होता है, इसलिए प्रदूषकों का जल में उस तरह अंतनुकरण और फैलाव नहीं होता जैसे भूजल के साथ होता है। इसके अलावा भूमिगत जल को पंप से निकलने और उसका संशोधन न करने की क्रिया बहुत धीमी और खर्चीली होती है। इसलिए भूमिगत जल का प्रदूषण रोकना अत्यंत आवश्यक है। भूमिगत जल प्रदूषण के कुछ कारण इस प्रकार हैं। नगरों में अशोधित या अपर्याप्त शोषित गंदे पानी और कचरे का बहाव है।
जलभरों के उपाय ऊपर या पास में औद्योगिक अपने क्षेत्रों में भारी मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग जैसे खेतिहार और तौर तरीके, मवेशियों को चारा खिलाने के ढंग आदि। भूमिगत भंडार उन कीटंकियों से रिसाव जिनमें ग्लिसरीन और अन्य घातक पदार्थ भरे हों। भूभरावों से निक्षार, खराब ढंग से बनाए गए अपर्याप्त रखरखाव वाले सेप्टिक टैंक, खदानों में अपशिष्ट पदार्थ। जल प्रदूषण के नियंत्रण उपाय। जहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता रोकथाम की है, वहीं कचरे के निपटारे के लिए गंदे जल के संशोधन के संयंत्रों की स्थापना जल के प्रदूषकों में कमी ला सकती है। शोधित जल का उपयोग या तो बगावनी के लिए, शीतलन के लिए है, जो भी संभव हो किया जा सकता है। कुछ साल पहले थर्मोक्स ने एक नई प्रौद्योगिकी का विकास किया जिसे रूट जॉन प्रोसेस कहते हैं। इसमें प्रदूषित जल को विशेष रूप से तैयार सरकंड विच्छेद क्षेत्रों में से गुजारा जाता है। सरकंडे जो मूलतः नम्र भूमि के पौधे होते हैं, आसपास की हवा से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उनके तनों में सुराख होते हैं। यह ऑक्सीजन उनके खोखले तनों से होकर खोखली जड़ों तक पहुंचाता है, जहां वे जड़ वाले भाग में प्रवेश करता है तथा उनके जीवाणुओं और कवकों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं पैदा करता है। ये सूक्ष्म प्राणी गंदे जल की अशुद्धियों का ऑक्सीजन कर देते हैं, जिसके कारण आखिरकार बाहर आने वाला जल साफ होता है। मृदा प्रदूषण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।